कल से आप देख ही रहे होंगे कि दिल्ली के चुनाव तो हो चुके हैं और चुनाव होने के बाद में ही सबके अपने अपने एग्जिट पोल आ गए हैं और इस एग्जिट पोल के अंदर कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। बहरहाल जो ओवरऑल अगर निकाल के देखा जाए तो मामला ये है कि 27 साल के बाद में भाजपा आ रही है। लेकिन क्या वाकई भाजपा आ रही है, यानी कि दिल्ली भगवा होने जा रही है? ऐसे ही जो यूट्यूब के ऊपर जो ये थंबनेल बनाते हैं ना बड़े बड़े चैनल वाले, छोटे चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े चैनल वाले, दिल्ली होगी भगवा, फिर से दिल्ली भगवा, या 27 साल के बाद में दिल्ली भगवा, व्हाटएवर। तो ये सारा तो क्या वाकई भाजपा का राज आने वाला है? ये सारे के सारे ये जितने भी ये सर्वे हैं वो सब के सब बिके हुए हैं। अपन भी इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या होगा, केजरीवाल वापस आएगा, भाजपा आएगी, या कांग्रेस कुछ अपने में जान डालेगी, या फिर जो AIMIMI है जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो कुछ नया खेल करेगी। क्योंकि अब इसमें अपन यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली की जनता है वो किसके साथ में खड़ी है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, या किसके साथ में? अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता क्या अब भी बरकरार है? बीजेपी अपनी आक्रामक रणनीति से उसे पीछे छोड़ने में सफल रही है, और साथ ही कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM का क्या असर पड़ेगा? तो सिलसिलेवार समझते हैं सभी पहलुओं पे और फिर देखते हैं कि क्या वाकई ये जो एग्जिट पोल है उसका क्या है, और साथ साथ ये भी समझेंगे कि चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता क्या है। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं कि आखिर चुनाव आयोग और उसकी निष्पक्षता किस तरीके से काम करेगी। दिल्ली चुनाव में सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात करते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता कितनी है। और जब भी चुनाव होते हैं EVM को लेकर वोटिंग प्रक्रिया तक कई सवाल उठते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही घटनाओं ने लोकतंत्र की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठाया है। वोटिंग से पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक मजदूर कहता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ लोग आए, उनकी उंगलियों पर पहले ही स्याही लगा दी जिससे वोट नहीं डाल सके। पहचान पत्र की फोटो खींचिए। अब देखो भाई साहब, ये तो बेचारे अनपढ़ आदमी, इन्हें क्या पता है क्या है? घर में मशीन आएगी, तुम मत जाना, काम हो गया। पहचान पत्र की उन्होंने फोटोग्राफी ली थी, उसमें नंबर लिखा था आधार कार्ड का। किसने लगा दी शाही? किसने लगी शाही? कानून नहीं डालता और वो लौंडा था। अरे नहीं, ये झुग्गी में रहता है पीछे। मेरा घर नहीं है पीछे, यहाँ लोहे का जीना है, उसके बराबर परचूनी की दुकान है, उसके बराबर में रहता है वो। पहचान पत्र मांगा था। एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक गाड़ी में भरकर साड़ियां बांटी जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको पकड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। क्या हो गया? कहाँ चल रहे? नहीं, कहाँ चल रहे? नहीं, एविडेंस हैम्पर करोगे आप? एविडेंस हैम्पर करोगे? नहीं, एविडेंस हैम्पर करोगे। पैसे बट रहे हैं, चलो। नहीं। तो इससे ये दो सवाल खड़े होते। एक तो ये कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है या फिर सरकार के दबाव में है, और दूसरा ये कि ये जितने भी वीडियो आते हैं वो सारे के सारे बीजेपी के क्यों होते हैं, यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट कराने को लेकर ही क्यों होते हैं। अगर मान लो 500 रुपए देके वोट खरीद रहा है तो वो बीजेपी का बंदा खरीद रहा है, साड़ियां जो बांटी जा रही हैं वो बीजेपी के किसी प्रत्याशी द्वारा बांटी जा रही है। तो आखिर ऐसा क्यों? ये तो उसका जवाब आप दे सकते हो, लेकिन बहरहाल अब दूसरे पे बात करते हैं कि बीजेपी की रणनीति और मोदी फैक्टर जो दिल्ली के अंदर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव से पहले धार्मिक स्थलों पर जाने की जो अपनी उनकी एक परंपरा है वो निभाते आए हैं। उनको लगता है कि आखिर टाइम में भी वो किसी तरीके से चुनाव प्रचार कर दें, क्योंकि चुनाव प्रचार के अंदर अक्सर अपन देखते हैं कि ये धर्म का सहारा ज्यादा लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उनके आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन ये किसी न किसी धार्मिक एक्टिविटी में नजर आते हैं और सारे चैनल वाले उसको लाइव करते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं। अब इस बार वो प्रयागराज के अंदर संगम स्नान करते हुए नजर आए। इससे पहले वे केदारनाथ गुफा के अंदर ध्यान करते हुए दिखे थे और पशुपतिनाथ मंदिर में भी गए थे। तो ये साफ इससे झलकता है कि बीजेपी चुनावी समीकरण साधने के लिए धर्म को एक प्रमुख मुद्दा बनाती आई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, बना रही है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बनाएगी ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि दूसरे मुद्दे तो हैं ही नहीं, बात उस पर होती नहीं है।
अब इसके अलावा बीजेपी ने झुग्गी झोपड़ी और जो गरीब तबके हैं उन तक पहुंचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन चुनाव के आखिरी दिन में केजरीवाल की यह अपील कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, तो मामला बिगड़ गया, जनता के बीच में चर्चा का विषय बन गया। और इससे ऐसा लगा कि अगर मान लो वाकई एक जो गरीब होता है उस गरीब को अगर मान लो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं और उसके दिमाग के अंदर ये हो जाए कि यार अगर भाजपा आ गई और सारी की सारी सुविधाएं अगर बंद हो गई तो अपना तो खाली पकड़ का बैठे बैठे महीने का 2-4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो उसको वापस बीजेपी कंट्रोल अगर कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो आप ही है। और इसके अंदर अब एक और है कि कांग्रेस और ओवैसी का फैक्टर, क्योंकि कांग्रेस इस बार पहले बार जिस तरीके से ठीक है कांग्रेस कहीं चुनाव के अंदर दिखी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं दिखी है। लेकिन क्या वो कोई बड़ी जीत हासिल कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट शेयर है पिछली बार 4% था, अब 4% से बढ़कर 14% तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद कांग्रेस को भी दरअसल है नहीं और होगा भी नहीं। और अब अगर मान लो 14% चला गया तो फायदा किसको होगा? क्या आपको होगा, क्या भाजपा को होगा, या फिर खुद कांग्रेस को होगा? अब देखते हैं कांग्रेस को कितना होता है। अब जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने कुछ सीटों पर चुनाव के त्रिकोणीय बना दिया, खास करके मुस्तफाबाद और ओखला जैसी जो सीट है उस पर। लेकिन यह सवाल भी बना हुआ है कि क्या मुस्लिम वोटर ओवैसी को वोट देकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे या उसको जिताएंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मतदान का पैटर्न है उसको भी हमको समझना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में इस बार वोटिंग को लेकर जनता बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिखी। मतदान केंद्रों पर एक सुस्ती का माहौल था, जो कि आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होता है। लेकिन दिल्ली का चुनाव गणित थोड़ा सा अलग है। महिलाओं के अंदर जो भारी तादाद में पोलिंग बूथ पर मौजूदगी थी और वो ये दर्शाती है कि सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को प्रभावित किया है। अब देखना यह है कि उन्होंने 2100 रुपए की आम आदमी पार्टी की योजना को तवज्जो दी है या फिर बीजेपी की 2500 रुपए वाली, 400 रुपए का फर्क है, किसको तवज्जो दी है। और फिर आखिर के अंदर सवाल आता है कि कौन जीतेगा दिल्ली, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब दिल्ली में आखिर कौन बनाएगा? शुरुआती जो अनुमान है उसके मुताबिक जो एग्जिट पोल का एक लमसम अगर अपन देखें तो आप 33 से 39 सीटों पर बढ़ती हुई दिख रही है, बीजेपी 22 से 27 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, और कांग्रेस कुछ सीटों पर टक्कर में जरूर है लेकिन जीत को लेकर उसे खुद भी संदेह है। अब अगर मान लो आप 33 के आसपास अटक जाती है और इसी के आसपास भाजपा रहती है, तो फिर दिल्ली के अंदर वो होने वाला है जो इसके पहले आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि दिल्ली का ये चुनाव भले ही जनता की उदासीनता के कारण फीका लग रहा हो, लेकिन असल में ये जो है वो पिछले 2 दशकों का सबसे दिलचस्प चुनाव होगा। हर वोटर के मन में एक ही सवाल, केजरीवाल को वापस लाना है या हटाना है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या केजरीवाल फिर से सत्ता में लौटेंगे? बीजेपी इस बार दिल्ली का ताज अपने नाम कर लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।